हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो मैं आपको केस सुनाने वाली हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला केस है। एक ऐसा केस है जिसको सुनकर 100% आपको लास्ट में बहुत दुख होने वाला है। 2020 में टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें एक महिला आपको डांस करती हुई दिखाई देती है। इस वीडियो में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में जब इस वीडियो के पीछे की कहानी लोगों के सामने आई कि ये महिला कौन है, इसने क्या किया है कुछ ही दिन पहले, तब लोग एकदम पूरी तरह से हिल गए और उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये जो महिला यहाँ पर डांस कर रही है वो इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। इसकी एक बहुत ही चिलिंग और एक बहुत ही हॉरिफाइंग बैक स्टोरी है जो कि आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ये केस है निकोला प्रीस्ट का, जिसका जन्म हुआ था 1998 में और उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नोन नहीं है। अलग अलग डेट ऑफ बर्थ दी हुई है ऑनलाइन। वो पली बड़ी थी बर्मिंघम यूके में, और यहाँ पर वो अपनी माँ, अपनी बहन और अपने स्टेप डैड के साथ रहा करती थी। अगर हम निकोला के चाइल्डहुड की बात करें तो असल में उसकी कुछ खास जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि उसकी चाइल्डहुड एकदम नॉर्मल थी। उसमें कोई भी बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी चीज जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो वो देखने को या सुनने को नहीं मिली है। लेकिन जब निकोला अपने टीनेज ईयर्स में एंटर करती है तो ऐसा पता चलता है कि यहाँ से उसका संतुलन थोड़ा सा खराब होने लगा था। जब वो केवल 15 ईयर्स ओल्ड थी उसने मारिजुआना लेना शुरू कर दिया था, और साथ ही उसकी अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रिलेशनशिप होनी शुरू हो गई थी। इसी उम्र के आसपास यानी कि 15-16 के आसपास वो एक टीनेजर बॉय से मिली जिसका नाम था कैलम रेड फर्न। और ये इस केस के लिए काफी सिग्निफिकेंट है, जो कि आपको आगे चलकर पता चलेगा। इन दोनों का एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप शुरू हो गया था। हालांकि ये अफेयर था या नहीं था इसके बारे में पता नहीं, लेकिन इनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी। ऐसा बताया जाता है कि अपने टीनेज ईयर्स में आकर जो निकोला थी वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई, बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हो गई अपनी अपीयरेंस के साथ। वो ये सपने देखती थी कि वो आगे चलकर एक मॉडल बनेगी, और इसी कारण से वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज पोस्ट करती रहती थी। जब लोग उसे कॉम्प्लीमेंट करते थे, अच्छे कमेंट्स करते थे, तो ये सब कुछ उसे बहुत ज्यादा पसंद आता था। और साथ ही वो लाइक्स वगैरह से भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी कि उसको कितने व्यूज मिल रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। जब वो 17 ईयर्स ओल्ड हुई तो इस समय एक बहुत ही सिग्निफिकेंट घटना हुई, और वो ये थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। ये एक सरप्राइज प्रेगनेंसी थी, और हमें ये भी नहीं पता है कि बायोलॉजिकल डैड कौन था इस बच्चे का। इससे पहले मैंने जिस कैलम के बारे में आपको बताया जो कि इसका फ्रेंड था, वो इस बच्चे का बायोलॉजिकल डैड नहीं था। लेकिन कोई 17 ईयर्स ओल्ड बॉय जो कि करीब इसकी ही एज का था, ऐसा माना जाता है कि वही इसके बच्चे का फादर था। अब उस बच्चे का पिता तो कभी भी सामने नहीं आया, इसका मतलब है कि उसने कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। लेकिन जब निकोला प्रेग्नेंट हो गई तब उसको डिसाइड करना था कि उसको इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या फिर इस बच्चे को रखना है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा यंग थी और इस चीज के लिए रेडी भी नहीं थी। लेकिन फाइनली उसने यही डिसाइड किया कि वो इस बच्चे को रख लेगी, यानी कि जन्म देगी। उसके बाद 31 जनवरी 2017 के दिन उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। इस बच्ची का नाम इसने रखा केल, यानी कि इसका पूरा नाम था केल जेड प्रीस्ट। शुरुआत में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, हर चीज परफेक्ट थी। ऐसा लग रहा था कि निकोला के लिए एक हनीमून पीरियड चल रहा है। वो अभी भी अपनी माँ के साथ ही उनके घर पर रहती थी, अपनी माँ और अपनी सिस्टर के साथ। और ये तीनों मिलकर अब बेबी केल को पालने लगे थे। इसकी मदर और इसकी सिस्टर बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे। वो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से पाल रहे थे। निकोला को बिल्कुल भी अपने बच्चे की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। निकोला हमेशा अपनी जो ये बेबी गर्ल थी इसकी पिक्चर्स पूरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती थी। वो लिखती रहती थी कि मुझे अपनी बेबी गर्ल पर, अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा गर्व है। और साथ ही वो कहती थी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार है। उसने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में भी बहुत कुछ शेयर किया था। उसने ये भी बताया था कि मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी काफी इजी रही है और मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर आप उसके सोशल मीडिया पर नजर डालें तो आपको ये पता चलेगा कि वो इस दुनिया की हैप्पीएस्ट पर्सन है, स्पेशली एक मॉम के रूप में। यानी कि उसको कहीं ना कहीं माँ बनने पर बहुत ज्यादा गर्व था। साथ ही वो दुनिया को ये भी दिखाना चाहती थी कि वो कितनी अमेजिंग मदर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी यंग मॉम बनकर भी वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है अभी तक।
हालांकि अगर सच्चाई देखी जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स जो निकोला थी, उसको अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, 1% भी परवाह नहीं थी। उसने कभी भी कैली के लिए कुछ भी नहीं किया था, यहां तक कि उसकी नैपीज भी चेंज नहीं करती थी। और ना ही वो कभी रात को उठती थी कैली को दूध वगैरह देने के लिए, उसे फीड करने के लिए। उसने कभी भी कैली को नहलाया नहीं था। उसने कभी भी कोई भी अफेक्शन अपनी बेटी के प्रति शो किया ही नहीं था। ना उसे कभी स्टोरी सुनाई थी, कुछ भी नहीं किया था। मतलब केली सिर्फ उसकी माँ और उसकी सिस्टर मिलकर पाल रहे थे। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि निकोला कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम में बिजी थी, कि अपनी बेटी को देख नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा जॉब में बिजी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस समय वो कुछ भी नहीं कर रही थी, कोई जॉब भी नहीं कर रही थी, और केवल सोशल मीडिया पर ही बिजी थी। इसके अलावा वो अपनी रोमांटिक लाइफ में भी बिजी थी। वो लगातार लड़कों को डीएम्स कर रही थी, उनके साथ रोमांटिक चैटिंग कर रही थी, फ्लर्टिंग कर रही थी, और अपने नेक्स्ट हुकअप के लिए किसी लड़के को ढूंढ रही थी। और इसी कारण से वो लगातार अपनी सेल्फीज लेती रहती थी, अपना ही ध्यान रखती थी, और लगातार अपनी पिक्चर्स पोस्ट करती रहती थी। अगर कभी भी निकोला ये डिसाइड करती थी कि कुछ समय अपनी बेटी के साथ बिताएगी, तो वो भी कुछ अच्छा नहीं होता था, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती थी। एक बार विंटर्स में, यानी कि अच्छे खासे विंटर्स चल रहे थे, फ्रीजिंग कोल्ड था बाहर, तब निकोला ने डिसाइड किया कि अपनी बेटी को लेकर वो पार्क जाएगी। जो कि फिर भी ठीक है, आप पार्क जा सकते हैं। लेकिन जब वो कैली को लेकर पार्क की तरफ गई तो उसने उसको कोट ही नहीं पहनाया, यानी कि कुछ भी मोटा कपड़ा नहीं पहनाया, ऊपर से हुडी वगैरह। वो कैली को ऐसे ही घर के कपड़ों में लेकर चली गई। और सच्चाई तो ये थी कि वो इस पार्क में एक लड़के से मिलने के लिए गई थी, यानी कि निकोला की उस पार्क में किसी के साथ डेट फिक्स थी, और इस कारण से अपनी बेटी को बिना कोट के, बिना जैकेट के वो लेकर वहां पर पहुंच गई थी। वो अपनी बेटी को इसलिए लेकर गई थी क्योंकि अपनी बेटी को उसे एक असेसरी की तरह यूज करना था, ये दिखाना था कि हाँ मेरी एक बेटी है, मैं एक अमेजिंग मॉम हूँ, और मैं अपनी बेटी को लेकर पार्क्स में जाती हूँ। और यहाँ पर, यानी कि उस दिन उस पार्क में वो रात के 11 बजे तक रुकी, और उसकी बेटी इस बीच पूरी तरह से ठंड से बेहाल हो चुकी थी। जब निकोला अपनी बेटी को लेकर लौटी और उसकी माँ ने पाया कि ये बिना गर्म कपड़ों के इसको लेकर बाहर गई थी, तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई, बहुत ज्यादा घबरा भी गई। और कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उस दिन उन्होंने निकोला को काफी कुछ इस बारे में शायद बोला भी होगा, क्योंकि ऐसा बीच बीच में होता था कि उसकी माँ, उसकी सिस्टर निकोला को काफी कुछ बोला भी करते थे। अब हम इस केस में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं मिडिल ऑफ 2018 की तरफ। अब तक कैली की उम्र करीब 18 मंथ्स हो चुकी थी, और अब निकोला अपने एक फर्स्ट प्रॉपर सीरियस रिलेशनशिप में एंटर करती है। इस बार ये जिस रिलेशनशिप में एंटर करती है वो एक व्यक्ति के साथ था जिसका नाम था डेनियल ग्रेगरी। अब ये जो डेनियल नाम का व्यक्ति था, इसकी एज भी करीब करीब निकोला के बराबर ही थी। ये दोनों सोशल मीडिया पर मिले थे और इनके बीच में फ्लर्टिंग शुरू हो गई थी, और फाइनली इन्होंने डेटिंग करना शुरू किया, और उसके बाद एक फुल ब्लोन रिलेशनशिप में एंटर कर चुके थे। जब इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया था। और असल में जो डेनियल था, यानी कि निकोला का नया बॉयफ्रेंड, वो सच में एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो एक बहुत ही काइंड व्यक्ति था। वो एक तरह से कैली के लिए उसका स्टेप डैड बन चुका था, और वो कैली का निकोला से कहीं ज्यादा ध्यान रखता था। कई बार ये तीनों कई कई दिनों के लिए बाहर टूर पर चले जाया करते थे। वो एक लिटिल फैमिली की तरह साथ साथ रहते थे, और ऐसा माना जाता है कि कैली उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि कभी भी उसने अपनी मदर से तो उसको प्यार मिला ही नहीं था। लेकिन अब डैनियल के उनकी जिंदगी में आ जाने के बाद वो एक फैमिली की तरह महसूस करने लगी थी। अब डैनियल के आने के बाद थोड़ा बहुत समय निकोला भी कैली के साथ बिताने लगी थी, और एक तरह से वो उसकी मजबूरी भी थी। डैनियल के लिए कैली एक स्वीटेस्ट गर्ल थी उसकी जिंदगी में। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। कैली बहुत ज्यादा बबली थी, बहुत ज्यादा हैप्पी रहती थी, और हमेशा उसके फेस पर स्माइल रहती थी। वो एक बहुत ही इनक्रेडिबल किड थी, वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करती थी। लेकिन जल्दी ही डेनियल को कुछ चीजें दिखाई देने लगी। वो रियलाइज करने लगा कि जो निकोला है वो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। निकोला के हाथ में हर समय उसका फोन होता था। वो लगातार सोशल मीडिया चेक करती रहती थी, स्क्रॉल करती रहती थी, हमेशा अपनी पिक्चर्स लेती रहती थी, उनको पोस्ट करती रहती थी, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करती रहती थी, और बस वो कमेंट्स पढ़ती रहती थी। उसे कॉम्प्लीमेंट हर समय चाहिए होता था कि लोग उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता था। और ये सारी चीजें आप टिकटॉक पर देख भी सकते हैं। हालांकि हमारे देश में तो टिकटॉक बंद है, लेकिन
उसका टिकटॉक अकाउंट अभी भी एक्टिव है, जो बाकी देशों से देखा जा सकता है। इसके टिकटॉक अकाउंट में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, फ्यू हंड्रेड फॉलोअर्स ही उसके थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं। वो डिफरेंट चैलेंजेस करती रहती थी, डांसेस करती रहती थी, जो भी डांस ट्रेंड्स चलते थे उनको फॉलो करती रहती थी, और अपनी बेटी के साथ भी डांस करते हुए बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। वो इन वीडियोस में प्रिटेंड करती थी कि अपनी बेटी की उसको कितनी ज्यादा परवाह है। इन वीडियोस में वो एक बहुत अच्छी माँ बन के दिखाती थी। लेकिन अब डेनियल रियलाइज करने लगा था कि जो निकोला है, उसने अपनी जो पर्सनैलिटी दिखाई है ऑनलाइन, वो पूरी तरह से फेक है, और इसको अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। निकोला पहले अपनी मॉम, अपनी सिस्टर पर डिपेंड थी अपनी बेटी की पेरेंटिंग के लिए, और अब अपने नए बॉयफ्रेंड यानी डेनियल के ऊपर डिपेंड हो गई थी। इसके अलावा निकोला का एक और ऑब्सेशन था, और वो था लाइव स्ट्रीमिंग करने का। वो अटेंशन पाने के लिए लगातार लाइव स्ट्रीमिंग करती रहती थी। ये सब देख देख कर डेनियल जल्दी ही फेडअप हो गया। उसको पता था कि शायद निकोला सुधरने वाली नहीं है। इधर निकोला के रिश्ते अपनी फैमिली के साथ भी खराब होने लगे थे। निकोला ये समझती थी कि उसकी जो मॉम है यानी कि डेबी, वो लगातार इसकी पेरेंटिंग को क्रिटिसाइज करती रहती हैं, जो कि ऑब्वियस भी था क्योंकि वाकई में ये एक अच्छी मां नहीं थी। लेकिन ये चीज निकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसको ऐसा लगता था कि उसकी माँ को उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। निकोला को ऐसा लगने लगा था कि उसकी जो माँ है बहुत ज्यादा जजमेंटल है और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। जब इनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तब निकोला ने डिसाइड किया कि अब मैं ये सब चीजें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपने बैग्स पैक किया और अपनी बेटी के साथ वहां से चली गई। ये अब डेनियल के साथ रहने के लिए चली गई थी। यहां पर यह अच्छा होता कि अपनी बेटी को यानी कि कैली को पीछे छोड़ जाती, और तब इस केस को आज मैं आपको सुना नहीं रही होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये अपनी बेटी को साथ में लेकर चली गई। और जाते जाते इसने अपनी फैमिली से साफ कह दिया था, यानी कि अपनी मॉम डेबी से, अपनी सिस्टर से, हर किसी से कह दिया था कि अब तुम दोबारा कभी भी जिंदगी में कैली से नहीं मिलोगे, और मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़कर जा रही हूँ, और अब मेरी बेटी का भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जिस बच्ची को अभी तक उसकी मॉम ने, उसकी सिस्टर ने पाला था, उनसे सारे रिश्ते तोड़वाकर ये फाइनली अपने बॉयफ्रेंड के पास जा चुकी थी। अब जब निकोला डेनियल के साथ रहने के लिए जाती है, तो जो डेनियल था वो अकेला नहीं रह रहा था। डेनियल भी अभी अपने घर में ही रह रहा था, और वहां पर उसकी मॉम भी रहा करती थी। अब इसकी मॉम का नाम था लीजा, जिन्होंने निकोला को और उसकी बेटी को इस घर में वेलकम किया कि ठीक है तुम यहाँ पर रह सकती हो। उनको बेबी कैली भी बहुत अच्छी लगी। वो बहुत ज्यादा जेनरस थी, जो कि आपको लग ही रहा होगा। उन्होंने एक महिला को उसकी बेटी सहित स्वीकार किया था कि ठीक है मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है तो मेरे घर में रह सकती है। लेकिन धीरे धीरे अब निकोला की आदतों को इसकी माँ ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि निकोला का जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा ट्रबलिंग है, और वो एक अच्छी माँ नहीं है। अब निकोला को ही कैली की थोड़ी बहुत देखभाल करनी पड़ती थी, क्योंकि अब उसकी माँ, उसकी बहन तो वहां थे नहीं कि उसका ध्यान रखें। अब डेनियर और उसकी माँ लीजा ने नोटिस करना शुरू किया कि निकोला कभी भी अपनी बेटी के प्रति कोई भी अफेक्शन शो नहीं करती थी। यहां तक कि अपनी बेटी से बातचीत भी नहीं करती थी, कभी उसको हग नहीं करती थी, कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देती थी, और उसके साथ खेलना तो बहुत दूर की बात है। यहां तक कि उसको कभी भी किस नहीं करती थी, उसको कभी नहलाती नहीं थी, अपनी बेटी के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताती थी, जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। वो अपनी बेटी से सिर्फ उस समय बात करती थी जबकि उसको उसके साथ वीडियोस बनाने होते थे और उनको टिकटॉक पर पोस्ट करना होता था। उसको केवल सोशल मीडिया से मतलब था। वो दिन भर बैठकर अपने फोन को स्क्रॉल करती रहती थी, और अपनी बेटी से हाय हेलो भी नहीं करती थी। उसकी जितनी भी अटेंशन अपनी बेटी के प्रति थी वो पूरी तरह से नेगेटिव थी। वो लगातार अपनी बेटी के ऊपर चीखती चिल्लाती रहती थी, उसको अजीब तरीके से कोसती रहती थी, अलग अलग नामों से उसको बुलाती थी। कभी उसको लिटिल रैट कहती थी, कभी किसी और एनिमल का नाम लेती थी। तो इस तरह से अलग अलग नामों से उसकी इंसल्ट करती रहती थी। जो बेबी कैली थी, अगर आकर सिर्फ अपनी माँ को टच कर दे, उसके लेग पर टैप कर दे उसकी अटेंशन पाने के लिए, कुछ कहने के लिए, तो इस बात पर भी निकोला पूरी तरह से नाराज हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी और चीखने लगती थी। जो कैली थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी, वो अपसेट रहती थी, और साथ ही बहुत ज्यादा डरी हुई भी रहती थी। उसको समझ में नहीं आता था कि उसकी माँ के साथ उसने क्या गलत कर दिया है। वो तो बस अपनी माँ का अटेंशन चाहती थी, क्योंकि कभी वो भूखी होती थी, कभी उसकी नैपी चेंज करनी होती थी, या हो सकता है कि उसको सिर्फ कोई बात करनी हो या सिर्फ एक हग चाहिए हो।
लेकिन निकोला उसको ये सारी चीजें भी देने के लिए तैयार नहीं थी। और अगर कैली से कभी भी कोई गलती हो जाए, जो कि किसी बच्चे से हो ही जाती है क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी उस समय, तो छोटी मोटी गलतियां उससे होंगी ही और बड़ी गलतियां भी कई बार हो जाएंगी। तो उसके लिए भी अगर वो छोटी सी भी गलती हो तो उसमें भी निकोला बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाती थी, बहुत ज्यादा नाराज हो जाती थी। और यहां तक कि उसको पैरों पर, हाथों पर, अपने हाथों से पिटाई भी करने लगती थी, जो कि वहां पर फॉरेन में बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है। कैली जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी, लेकिन इन सारी चीजों की निकोला को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यहां तक कि जो डेनियल की मां थी लीजा, उन्होंने कई बार कैली के गालों के ऊपर, उसके चीक्स के ऊपर ब्रूजेस देखे थे, नील के निशान देखे थे। और वो सोचती थी कि ये क्या है, उनको बहुत ज्यादा गड़बड़ लगती थी बहुत सारी चीजें। वो सोच में पड़ गई कि इस छोटी बच्ची के गालों पर, चीक्स पर ये ब्रूजेस कहाँ से आएंगे। और इसके लिए उन्होंने निकोला को कन्फ्रंट भी किया। उन्होंने पूछा कि ये निशान कहाँ से आए, क्या तुमने इसको पीटा है? और निकोला ने साफ जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसको थप्पड़ मारे हैं, क्योंकि ये यही डिजर्व करती थी। ये एक बहुत ही बदमाश, एक बहुत ही बदतमीज लड़की है और इसके साथ में ऐसे ही करती हूँ। ये सुनकर लीजा बहुत ज्यादा हैरान रह गई। उनको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ 18 मंथ्स ओल्ड अपने बच्चे के ऊपर इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती है। यानी कि उस समय जो इसकी बेटी थी कैली, वो केवल 1.5 साल या 18 महीनों की थी। तब लीजा ने निकोला से कहा कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और तुम मेरे घर में रहकर इस तरह की चीजें नहीं कर सकती। लेकिन निकोला कोई भी चीज सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कभी भी किसी की भी बात नहीं सुनी थी, नहीं मानी थी। और इस बार भी उसने यही किया और इस तरह से लगभग 1 साल बीत गया। अभी भी निकोला लगातार कैली के ऊपर अत्याचार कर रही थी, अलग अलग तरीकों से उसके साथ मारपीट कर रही थी। लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा सा अब लीजा से छुपा कर ये सारी चीजें कर रही हो। इवेंचुअली जुलाई ऑफ 2019 में निकोला और डेनियल ने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ से मूव आउट कर जाएंगे, यानी कि डेनियल के घर से बाहर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और अपने लिए घर ले लेंगे, क्योंकि लीजा काफी समय से इन तीनों को अपने घर में रखे हुई थी, जैसा कि जनरली वहां पर नहीं होता है। तो अब इन लोगों ने एक 2 बेडरूम फ्लैट ले लिया था, जो कि था किंग्स हर्स्ट, बर्मिंगम में। अब तक कैली करीब 2 इयर्स ओल्ड हो चुकी थी और उसने नर्सरी क्लासेस में जाना शुरू कर दिया था। कैली को अपनी नर्सरी क्लासेस में जाना बहुत ही ज्यादा पसंद था और इसके लिए मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो टेरिबल मॉम जो घर में हर समय बैठी थी उसके साथ मारपीट करने के लिए, उससे थोड़ी देर के लिए इसको छुटकारा मिल जाया करता होगा। नर्सरी में जाने के बाद कैली ने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। वो वहां पर जाकर टॉयज से खेलना पसंद करती थी, डॉल से खेलती थी। और एक बहुत ही दुखी कर देने वाली बात यह है कि वो कभी भी जो अपने डॉल्स के साथ खेलती थी तो वो उनकी बहुत ज्यादा केयर किया करती थी। वो अपनी डॉल्स के प्रति बहुत ज्यादा मदरली थी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा वो चाहती थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहे, वैसा ही बिहेव वो अपनी डॉल्स के साथ कर रही थी। साथ ही कैली वहां के पूरे स्टाफ के साथ बहुत ज्यादा पोलाइट थी। हर कोई वहां पर उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो बहुत ज्यादा बबली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी और हमेशा उसके चेहरे पर स्माइल रहती थी। जब कैली घर पर होती थी तो डेनियल पूरी तरह से उसका ध्यान रखता था। वो एक तरह से उसका सोल केयरर बन गया था। निकोला कुछ भी नहीं करती थी। अब डेनियल ही कैली को अकेले पाल रहा था। वो ही इसको खाना खिलाता था, उसको नहलाता था, मॉर्निंग में उसको ड्रेसअप करता था, उसको लेकर बाहर खेलने के लिए जाता था, उससे बातचीत करता था, उसे कहानियां पढ़कर सुनाता था और उसके साथ ही इसको कंफर्ट लगता था। लेकिन उसके बाद इस केस में कुछ और होता है। निकोला एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ऐसा वो क्यों करती है। इस बार उसने इस बच्चे को रखने का डिसीजन क्यों लिया, जब वो अपने पहले बच्चे के साथ ही इस तरह का व्यवहार कर रही थी। तो इसको सेकंड प्रेगनेंसी को शायद आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जो भी था, जो डेनियल था, वो इस प्रेगनेंसी से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो पहली बार अब बायोलॉजिकल पिता बनने वाला था किसी बच्चे का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कैली के मामले में भी एक बहुत अच्छा स्टेप डेड साबित हुआ था, तो वो अपने इस दूसरे बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा थ्रिल्ड था। इधर जो कैली थी, जब उसको ये न्यूज पता चली कि मैं एक सिस्टर बनने वाली हूँ, तो वो भी बहुत ज्यादा थ्रिल्ड बन गई थी। उसको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ था ये न्यूज सुनकर। अब ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, यानी कि प्रेगनेंसी का टाइम था, ये एक बहुत ही हैप्पी टाइम गुजरा इस फैमिली के लिए। लेकिन आगे ऐसा रहने वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अब हम चलते हैं मार्च ऑफ 2020 की तरफ। और आपको पता ही है कि इसी दौरान पैंडेमिक यानी कि कोविड बहुत ज्यादा तेजी से हिट किया था पूरी दुनिया को, स्पेशली यूके में।
और इसी दौरान निकोला अब लेबर में जाती है, यानी कि उसकी प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है और इस समय वो एक बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद ये हॉस्पिटल से बच्चे को लेकर घर जाती है और कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। और यहाँ पर अब इस केस के लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली थी, क्योंकि इसी दौरान अब डेनियल और निकोला के बहुत अच्छे खासे झगड़े होने लगे थे, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे। और निकोला ने डेनियल पर इल्जाम लगाए थे कि वो छुप छुप कर दूसरी लड़कियों से बातचीत कर रहा है, यानी कि वो डेनियल पर चीटिंग के आरोप लगा रही थी। इधर जो डेनियल था वो निकोला को एक्यूज कर रहा था कि तुम एक बहुत ही बैड पेरेंट हो, तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, और जिंदगी के प्रति जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनके बहुत ज्यादा अच्छे खासे लड़ाई झगड़े होने लगे थे और अभी इनके बच्चे को पैदा हुए, जो कि इस बार एक बेबी बॉय था। केवल कुछ हफ्ते बीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों ने ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया। डेनियल इस घर से मूव आउट कर गया और वो वापस अपनी माँ के घर में जा चुका था, यानी कि लीजा के पास। अब इस 2 बेडरूम फ्लैट में निकोला अकेली रह गई थी अपने दोनों बच्चों के साथ। अब जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो बच्चों के लिए कस्टडी एग्रीमेंट करते हैं आपस में। इस एग्रीमेंट में ये व्यवस्था की जाती है कि निकोला अपने बेबी सन को, यानी कि जो उसका बेटा पैदा हुआ था, उसको वो वीक डेज में अपने साथ रखेगी और वीकेंड्स में डेनियल अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर चला जाएगा या अपने घर चला जाएगा। ऐसा सब कुछ होने भी लगा था, जो भी अरेंजमेंट हुआ था उसी हिसाब से जिंदगी इनकी चल रही थी। लेकिन यहां से अब चीजें बहुत तेजी से बदलने लग गई थी, क्योंकि अब जो निकोला थी एक बार फिर से उसको इनक्रेडिबली लोनली लगने लगा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको एक नया बॉयफ्रेंड, एक नया व्यक्ति मिलना चाहिए उसके नेक्स्ट हुकअप के लिए। और फाइनली वो अपने एक पुराने फ्रेंड के टच में आती है, वही ओल्ड फ्रेंड जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, जिसका नाम था कैलम रेडफर्न। अब ये लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। निकोला डायरेक्टली कैलम से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ हैंग आउट करना है, और कैलम इसके लिए तुरंत ही एग्री हो जाता है। ये निकोला के फ्लैट में पहुंच जाता है और जिस दिन ये लोग इतने सालों के बाद मिले थे उसी दिन इनके बीच में फिजिकल रिलेशंस भी बन जाते हैं, क्योंकि इनका लेना देना सिर्फ आपस में इतना ही था। इसके बाद अगले कुछ हफ्तों तक ये कई बार मिलते हैं और इस दौरान इनको बस आपस में रिलेशनशिप बनाने थे। इसके अलावा इनके रिलेशनशिप में कुछ भी हेल्दी नहीं था। लेकिन अब निकोला कैलम के प्रति ऑब्सेस्ड होने लगी थी, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटीमेट फील करने लगी थी। लेकिन इनके बीच में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, कैलम उसके बारे में ये सेम फीलिंग्स नहीं रखता था। उसका अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल था। कैलम ने निकोला को कभी भी ये नहीं दिखाया कि मुझे सिर्फ तुमसे इसी चीज के लिए मतलब है। वो उसको यही यकीन दिलाता था कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके हैं और तुम्हें मुझे वाकई में उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितनी तुम अपने बॉयफ्रेंड को देती हो। लेकिन अंदर ही कैलम जानता था कि मैं इसके प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। कैलम बहुत ज्यादा एक इविल व्यक्ति भी था। जब भी निकोला कैलम को आई लव यू या इस तरह की कोई भी चीज लिखती थी तो वो कभी भी उसको सेम रिप्लाई नहीं करता था, वो लिखता था या ओके। तो इस तरह से वो बातों को घुमा दिया करता था। जब वो निकोला के प्रति सीरियस ही नहीं था तो वो क्यों इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा था, आप सोच रहे होंगे। क्योंकि सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप से उसको फिजिकल प्लेजर मिल रहा था, साथ ही वो निकोला को एक ह्यूमन एटीएम की तरह भी यूज कर रहा था। निकोला जब भी कैलम उससे पैसे मांगता था उसको दे दिया करती थी, क्योंकि निकोला को वाकई में ही कैलम से बहुत ज्यादा प्यार महसूस होने लगा था। यहां तक कि निकोला ने एक बार कैलम को 900 पाउंड्स दिए थे जिससे वो एक बीएमडब्ल्यू खरीद सके, क्योंकि इसको एक बीएमडब्ल्यू कार पसंद आई थी और वो इसको खरीदनी थी। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर निकोला की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। वो अभी अनएम्प्लॉयड है और वो केवल बेनिफिट्स पर जी रही है, यानी कि जो वहां की सरकार बच्चों को पालने के लिए बेनिफिट्स वगैरह देती है या जो अनएम्प्लॉयड लोगों को मिलता है बेनिफिट, वो उसी पर जी रही थी। और साथ ही उसको अपने दोनों बच्चे भी पालने थे और अब उसका बॉयफ्रेंड भी उसको छोड़कर जा चुका था, यानी कि डेनियल। और इसके बावजूद भी वो कैलम को इतना सारा पैसा दे रही थी। उसके पास क्योंकि खुद इतना सारा पैसा नहीं था, इसी कारण से उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट, बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ता जा रहा था। उसके घर में लगातार लेटर्स आ रहे थे, नोटिसेस आ रहे थे, जिसमें इसको थ्रेटन किया जा रहा था लीगल एक्शंस लेने के लिए कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। तो यानी कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा दे रही थी कैलम को। शायद इसको ऐसा लगता होगा कि मैं कैलम को पैसा नहीं दूंगी तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने कैलम को एक बार 900 पाउंड्स दिए थे BMW खरीदने के लिए, लेकिन जो कार उसने खरीदी वो 600 पाउंड्स की थी। लेकिन उसने कभी भी बचे हुए 300 पाउंड्स इसको वापस नहीं किए। उसने वो सारा पैसा अपनी जेब में रख लिया। निकोला इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड लग रही थी कैलम से, जितनी ज्यादा वो किसी और चीज से, किसी और व्यक्ति से नहीं हुई थी। कैलम जब से उसकी जिंदगी में आया था, वो पूरी तरह से बदल गई थी कैलम के प्रति। अगर हम कैलम की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक बहुत ही इविल व्यक्ति था। बेसिकली वो एक वॉकिंग रेड फ्लैग था। कैलम को सीरियस एंगर प्रॉब्लम्स थे। उसको बैड एग्रेशन की प्रॉब्लम थी। वो किसी भी छोटी मोटी बात से बहुत ज्यादा भड़क जाया करता था और पब्लिकली भी लोगों से फाइट करने लगता था छोटी छोटी चीजों में। और इसी कारण से कई बार उसे अरेस्ट भी किया था पुलिस ने। यहां तक कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी बुरी तरह से झगड़ने लगता था और उनको धमकियां देता था कि मैं तुम्हारा चेहरा स्मैश कर दूंगा घूंसे मार के। तो वो एक बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं था, स्पेशली 2 बच्चों वाले घर में बुलाने के लिए। उसको इस घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक बार वो तब अरेस्ट हो गया था जबकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंच गया था बदला लेने के लिए। वो बाहर खड़ी उसकी कार में चढ़ गया था और उसकी सारी की सारी विंडोज स्मैश कर दी थी। कार को भी बुरी तरीके से तोड़ दिया था। और तब उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस वालों को बुलाकर इसको अरेस्ट करवा लिया था। और एक और इंसिडेंट हुआ जो इसी BMW कार से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए निकोला ने पैसे दिए थे। ऐसा बताया जाता है कि इसने एक बार निकोला के दोनों ही बच्चों को, यानी कि कैली को और बेबी बॉय को, अपनी कार की पीछे वाली सीट में रखा और बुरी तरीके से कार भगाना शुरू कर दिया था। पूरे बर्मिंघम में ये अपनी गाड़ी को डेंजरसली भगा रहा था और उसकी पीछे वाली सीट में 2 बच्चे मौजूद थे जिनकी जान खतरे में थी। फाइनली एक कार चेज हुई पुलिस के द्वारा। उन्होंने इसकी गाड़ी को रोका था और उस पर भी केस बना था। ऐसा नहीं पता है कि उस समय निकोला कहाँ थी, वो कार में थी या नहीं थी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं इसको अलाउ किया था अपने बच्चों के साथ ऐसा करने के लिए। अब निकोला और कैलम का रिलेशनशिप कुछ और महीनों तक जारी रहा, जो पूरी तरह से सेक्सुअल था। इन कुछ महीनों में अब जो कैली के साथ हो रहा था वो और ज्यादा बुरा होता जा रहा था। यानी कि जो ट्रीटमेंट था निकोला जो इसके साथ कर रही थी, वो और ज्यादा बेकार होता जा रहा था। लेकिन अभी तक कैली की इतनी ज्यादा दुर्दशा नहीं हुई थी, क्योंकि पहले तो वो अपनी नानी और अपनी मौसी के साथ रहती थी। वहां पर उसका समय ठीक ठाक बीता था। उसके बाद वो डेनियल के साथ रही, जो कि उसका ध्यान रखा करता था। लेकिन अब देखा जाए तो कैली की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए जो नेग्लेक्ट का लेवल था कैली के साथ, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। अब तक कैली 3 इयर्स ओल्ड हो चुकी थी। अभी भी वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। उसको बहुत ज्यादा केयर की, अफेक्शन की, अटेंशन की जरूरत थी, लेकिन निकोला उसके लिए कुछ भी नहीं करती थी। कैली को ठीक तरीके से खाना भी नहीं खिलाया जाता था। वो हर समय भूखी रहती थी और इसी कारण से वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गई और उसका वेट बहुत ही कम हो गया था। साथ ही कैली के हाइजीन का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। उसको कभी भी ठीक से नहलाया नहीं जाता था और उसको गंदे कपड़ों में रखा जाता था, क्योंकि उसके कपड़े कभी भी उसकी माँ धोती ही नहीं थी। इसके अलावा उसको नैपीज पहनाकर, यानी डाइपर्स पहनाकर कई कई घंटों के लिए छोड़ दिया जाता था। कोई भी उसके डाइपर्स वगैरह बदलने के लिए तैयार नहीं होता था। और साथ ही निकोला ने कैली के लिए कोई भी स्टिमुलेशन का इंतजाम नहीं किया था। उसको कोई भी टॉयज नहीं दिए गए थे, वहां पर कोई भी बुक्स नहीं थे। कैली बस घर में ऐसी ही बैठी रहती थी, बस वो दीवारों को घूरती रहती थी। यानी कि उसकी एजुकेशन के लिए, उसको कुछ सिखाने के लिए कोई भी मौजूद था ही नहीं। अगर हम कैली के बेडरूम की बात करें तो वो पूरी तरह से खाली था। कोई भी बेडरूम फर्नीचर वहां पर नहीं था। केवल एक डर्टी मैट्रेस जमीन पर पड़ा रहता था। उस पर कोई भी शीट्स नहीं थे, कोई कवर्स नहीं थे। केवल एक मैट्रेस था जो कि काफी गंदा हो चुका था। बस उसी मैट्रेस में कैली सोया करती थी। इसके कमरे में कोई भी कारपेट नहीं था, केवल फ्लोर बोर्ड्स थे, जबकि वहां पर कंपलसरी है कि बच्चे के कमरे में कारपेट वगैरह होना चाहिए। उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इसके कमरे में कोई भी कर्टन्स नहीं थे, कोई ब्लाइंड्स नहीं थे और इसके साथ ही कोई भी लाइट बल्ब भी नहीं था। यानी कि कैली रात में अकेले अंधेरे कमरे में सोया करती थी। आप सोच सकते हैं कि एक 3 साल का बच्चा अकेले एक मैट्रेस पर रात को अंधेरे में अपने कमरे में पड़ा होता था। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। साथ ही कैली का कमरा बहुत ही ज्यादा गंदा था। वहां पर हर जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, डस्ट थी, मोल्ड वगैरह लगने शुरू हो गए थे, यानी कि फंगस, फफूंद वगैरह लगनी शुरू हो गई थी। और निकोला कभी भी उस कमरे को साफ नहीं करती थी।
निकोला बस कैलम को खुश करने में लगी हुई थी और उसको इम्प्रेस करने के लिए वो अलग अलग हरकतें किया करती थी। जैसे कि उसके लिए पार्टीज देती थी, लेट नाइट पार्टीज थ्रो करती थी कैलम के लिए। और ना सिर्फ कैलम के लिए बल्कि उसके दोस्तों को भी उस पार्टी में बुलाया करती थी, उनको भी इम्प्रेस करने के लिए। और जब ये पार्टीज इसके घर में चलती थी या बाहर चलती थी तो कैली को उसके बेडरूम में लॉक कर दिया जाता था ताकि वो बाहर ना आए। और इस बीच निकोला और कैलम साथ में बैठकर इनके घर में ड्रग्स वगैरह लिया करते थे। इसके अलावा निकोला और कैलम के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे, स्पेशली नशा करने के बाद। और ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स ये कैली के सामने किया करते थे, वो ये सारी चीजें विटनेस कर रही थी। इसके अलावा जब ये रिलेशनशिप बनाते थे आपस में तो भी ये कैली को उसके बेडरूम में लॉक कर दिया करते थे। और ये स्पेशली कैलम की रिक्वेस्ट पर होता था। वो कभी भी कैली की शक्ल देखना नहीं चाहता था, वो चाहता ही नहीं था कि कभी भी वो उसको दिखाई दे। इसीलिए अक्सर कैलम ही कैली को उठाया करता था और उसको ले जाकर बेडरूम में लॉक कर दिया करता था। अब आपको पता है कि कैली के रूम में कुछ भी नहीं है टाइम पास करने के लिए, वहां पर सिर्फ एक मैट्रेस पड़ा हुआ है। और इसी मैट्रेस पर कैली बिना किसी टॉयज के, बिना किसी स्टिमुलेशन के पड़ी रहती थी और इंतजार करती थी कि कब उसको इस कमरे से बाहर निकाला जाएगा। साथ ही ये भी बताया जाता है कि कैलम कैली से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था। अब इसका रीजन तो पता नहीं, लेकिन वो वाकई में कैली से बहुत ज्यादा नफरत करता था। ऐसा नहीं लगता है कि वो उस बेबी बॉय से भी उतनी नफरत करता था, जो कि आपको याद होगा कि डेनियल का बेटा है और डेनियल उसको वीकेंड्स में अपने घर ले जाया करता है। तो उससे इतनी नफरत नहीं करता था, लेकिन कैली से बहुत ज्यादा उसको नफरत थी। और शायद उसका कारण यह होगा कि कैली ही इनके रास्ते में बार बार आती थी, क्योंकि वो बड़ी थी और उसको थोड़ा बहुत इनको ज्यादा संभालना पड़ता था। अब ज्यादातर तो कैलम उस घर में आते ही कैली को लॉक कर दिया करता था कैली के रूम में। लेकिन अगर फिर भी कैली उसको इरिटेट कर दे, उसके रास्ते में आ जाए, तो कैलम निकोला को बहुत ज्यादा एनकरेज करता था कि उसको कैली को फिजिकली पनिश करना चाहिए, यानी कि उसके साथ मारपीट करनी चाहिए। और यहीं से ये केस बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता जाता है। और अब आपको यहां से आगे सुनने में भी ये केस बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा। अब कैलम निकोला को एनकरेज करता था कि तुम कैली के साथ मारपीट करो, और निकोला बुरी तरीके से कैली को पीटने लगती थी। वो उसको स्लैप करती थी, उसको लाते मारती थी और गंदी गंदी गालियां देती थी। जब ये कैली के साथ मारपीट करते थे तो लाउड म्यूजिक प्ले कर देते थे ताकि कैली की चीखने की आवाजें बाहर ना जाए। साथ ही निकोला कैली के सर के ऊपर भी वार किया करती थी। इसके अलावा कैली को हाथ से पकड़कर, एक हाथ से पकड़कर पूरे फ्लैट में ड्रैग किया करती थी, यानी कि जमीन पर घसीटा करती थी। और उसके बाद फाइनली उसको एक तरह से उसके बेडरूम के अंदर फेंक दिया करती थी, एक हाथ से पकड़कर उसके गद्दे के ऊपर फेंक दिया करती थी और उसके बाद दरवाजे को लॉक कर देती थी। ये सब कुछ करने के कारण अब कैली के पूरे शरीर पर ब्रूजेस आ चुके थे, नील के निशान पड़ चुके थे। और कैलम और निकोला को अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये ब्रूजेस लेकर ये पब्लिक प्लेस में जाएगी तो सब लोगों की नजर में आ जाएगी, लोग समझ जाएंगे इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और ऐसा वो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं चाहते थे। जो इस बिल्डिंग में इनके नेबर्स थे उन्होंने भी बहुत सारी बैंगिंग की आवाजें, चीखने की आवाजें, शाउटिंग की आवाजें सुनी थी, जो कि इस फ्लैट से आती थी। और कई बार उन्होंने कैली को भी दर्द में चीखते चिल्लाते सुना था। लेकिन जब भी उन्होंने निकोला को इस बात को लेकर कन्फ्रंट किया कि हमें तुम्हारे फ्लैट से किसी बच्चे के चीखने की आवाज आती है, तो निकोला हमेशा कहती थी कि मेरी बेटी बेड से गिर गई, कभी कहती थी कि ऐसे खेलते खेलते गिर गई। यानी कि हमेशा कोई ना कोई झूठी कहानी बना देती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो स्कूल जाती थी, यानी कैली की तो स्कूल जाती थी, तो उसके अब्यूज को ये कैसे छुपा पाए। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इस समय कोविड का पैंडेमिक चल रहा था और सारी चीजें लॉकडाउन में थी। एक दिन कैलम और निकोला को बाहर जाना था, तो इन्होंने एक यंग बेबी सिटर को बुलाया अपने बच्चों को बेबी सिट करने के लिए। यानी कि वहां पर अगर माँ बाप को कहीं बाहर जाना होता है, अपने बच्चे को अकेला छोड़ना होता है, तो बेबी सिटर्स वगैरह होती हैं जिनको कुछ पैसे दे दो, कुछ घंटों के लिए आकर ये बेबी की या बेबीज की देखभाल कर लेती है। तो एक यंग बेबी सीटर के पास ये दोनों बच्चों को छोड़कर बाहर जाते हैं। और जब ये कपल वापस आता है तो निकोला ने कैली को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया था। और ये पिटाई वो बेबी सीटर के सामने कर रही थी। उसने कई बार कैली को उसके सिर पर थप्पड़ मारे। और बेबी सीटर को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये पिटाई उस बच्ची की केवल इसलिए हुई थी क्योंकि कैली ने अपनी मॉम को जाकर बोला था कि उसको भूख लगी है, आई एम हंग्री। और इसके जवाब में निकोला ने
उसको बहुत बुरी तरीके से बेबी सिटर के सामने पीटा था। तो अब बेबी सिटर ये देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो एक टीनेजर थी और उसको पता नहीं था कि इसकी रिपोर्ट कहाँ करनी चाहिए। काफी समय तक ये जो सारा अब्यूज था ये चलता रहा और अनरिपोर्टेड रहा। अब हम चलते हैं एंड ऑफ जुलाई 2020 की तरफ, और अब तक कैलम को इनकी जिंदगी में आए 4 मंथ्स हो चुके थे। यहां से चीजें और ज्यादा कंसर्निंग होती चली गई, क्योंकि अब निकोला और कैलम आपस में जो टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे थे उनकी बहुत ही ज्यादा डार्क अंडरटोन्स होती जा रही थी। एक मैसेज में निकोला कैलम को लिखती है कि मैं उसको एक दिन मार डालूंगी। वो हमेशा लिविंग रूम से बाहर जाती रहती है और मैंने, क्योंकि उसने उसकी नापी में शिट कर दिया था, पोटी कर दी थी, इस कारण उसको थप्पड़ मारा। कैलम उसको रिप्लाई करता है कि उसको एक थप्पड़ मेरी तरफ से भी मारो। उसके जवाब में निकोला लिखती है आई विल बेब्स। एक और कन्वर्सेशन चल रही है जिसमें निकोला कह रही है कि अब तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कैलम उससे कारण पूछता है तो निकोला कहती है कैली ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, मैं लगातार उसकी पिटाई करती हूँ और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की हत्या कर देनी चाहिए। कैलम कहता है कि हाँ हाँ, ये जो लिटिल ब्रैट है, ये जो तुम्हारी बेटी है, इतनी शैतानी आत्मा है, उसको मेरे से दूर रखा करो। फिर एक और कन्वर्सेशन चल रही है जिसमें ये लोग कैलम की बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके प्लान्स बना रहे हैं। निकोला इस प्लानिंग में कह रही है कि हम कैली को अपने साथ ले जा सकते हैं, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलती रहेगी। लेकिन कैलम गुस्से में रिप्लाई करता है कि नहीं, उसको बिल्कुल नहीं लाना है। और एक तो मैं उसको वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से उसके फेस पर, उसके लेग्स पर नील के निशान पड़े हैं, ब्रूजेस पड़े हुए हैं, उसके कारण उसको घर से बाहर लाना ठीक नहीं है। उसे पता था कि किसी ना किसी को शक हो जाएगा अगर वो उस बच्ची के शरीर पर इतने ज्यादा निशान देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस समय तक कैली सिर्फ 3 इयर्स ओल्ड थी। इसके अलावा कैलम इस कन्वर्सेशन में ये भी कहता है कि मैं अपने बेड पर पड़ा रहूंगा अकेले, लेकिन मैं तुम्हारी उस दुष्ट लड़की का चेहरा नहीं देख सकता, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंसर्निंग थी। इससे पता चलता है कि कैलम को इस बच्ची से इतनी ज्यादा नफरत थी कि उसके कारण वो अपनी जान लेने के लिए भी तैयार था। हालांकि ये चीजें सीरियसली उसने नहीं कही होंगी, लेकिन ये चीजें कहना भी अपने आप में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। इधर जो कैली है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल 3 इयर्स ओल्ड थी, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। लेकिन जो निकोला थी, उसकी माँ, उसकी सगी माँ, वो कैलम से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड थी कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो उसकी बच्ची है ये इन दोनों के रास्ते में आ रही है और इसके कारण कैलम उससे दूर हो सकता है। अब इस कन्वर्सेशन के तुरंत बाद ही, यानी कि जल्दी ही, आज के केस के ट्रेजिक इवेंट्स होने वाले थे। अब हम चलते हैं 8 अगस्त 2020 की तरफ। ये एक सैटरडे था। तो निकोला का जो 5 मंथ्स ओल्ड बेबी था, यानी कि उसका बेटा था, वो अपने डैड डेनियल के पास गया हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो वीकेंड्स पर अपने पिता के पास होता था। अब इस समय घर पर केवल निकोला और कैली थे, और कैलम इनके साथ इस फ्लैट में नहीं रहता था, वो किसी और जगह रहता था। लेकिन अक्सर वो फ्लैट में आता रहता था, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। और इस समय तक मैं आपको याद दिला दूं कि निकोला की एज भी केवल 22 इयर्स थी, यानी कि वो भी बहुत यंग थी एज अ मदर। इस दिन की एक सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है जिसमें निकोला और कैली घर से बाहर जाते हुए देखे जा रहे हैं। ये लोग अपने फ्लैट से बाहर निकलते हैं, एक सीसीटीवी कैमरा इनको कैप्चर करता है। ये लोग लिफ्ट में एंटर करते हैं, और इस फुटेज में आप खुद ही देख सकते हैं कि जो छोटी सी बच्ची है कैली, वो कॉर्नर में खड़ी हुई है, उसका कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी माँ उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। उसकी माँ ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो लगातार अपनी मॉम की तरफ देख रही है अटेंशन पाने के लिए। लेकिन निकोला को केवल अपने आप में इंटरेस्ट है, वो अपने आप से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड थी। वो अपने आप को लगातार लिफ्ट के मिरर में देखे जा रही है। वो खुद को चेक कर रही है कि कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। इसके अलावा लगातार अपने फोन को भी चेक किए जा रही है। उसने एक बार भी अपनी डॉटर की तरफ नहीं देखा, उससे कोई बात नहीं की, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं किया किसी भी तरीके से, एक स्माइल भी पास नहीं की। यानी कि उसको अपनी बेटी से कोई मतलब ही नहीं था, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब था। उसके बाद ये लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर की तरफ जाते हैं, और वो लोग जा रहे थे एक लोकल पार्क की तरफ। वो थोड़ा बहुत टहलने के बाद, नीचे थोड़ी बहुत चहलकदमी करने के बाद, कुछ समय के बाद ही वापस लौट आते हैं। वो लोग बाहर खड़े हुए हैं लिफ्ट से ऊपर वापस जाने के लिए, और इस समय भी लगातार निकोला अपनी बेटी को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। वो अपना रिफ्लेक्शन लगातार लिफ्ट के मिरर में चेक करती रहती है और अपना फोन चेक करती रहती है। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगती हैं देखने में, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था
वो बहुत ही दुखद था। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कैली के लिए ये रोजमर्रा की बात थी। वो लगातार अपनी माँ से अटेंशन चाहती थी, उसका थोड़ा बहुत प्यार चाहती थी, लेकिन उसको अपनी माँ से रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा था। इस सीसीटीवी फुटेज को देख के ये भी पता चलता है कि इसकी जो बेटी थी वो एक 3 साल की बच्ची के हिसाब से बहुत ज्यादा वेल बिहेव्ड थी। वो सिर्फ वहां पर कॉर्नर में खड़ी हुई है। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है जिससे उसकी माँ अनॉय है, उसको कुछ परेशान नहीं कर रही है, कुछ भी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऊटपटांग हरकत नहीं कर रही है। हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा डरी हुई हो कि इस कारण से कुछ भी ना बोल रही हो, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा। ये जो सीसीटीवी फुटेज थी, इसके रिकॉर्ड होने के कुछ घंटों के बाद शाम के करीब 5 बजे निकोला अपने घर पर मौजूद थी कैली के साथ। और उसके बाद कैलम निकोला को एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है जिसमें वो लिखता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ। उसके बाद कैलम इनके फ्लैट पर पहुंचता है। कैलम के साथ उसका एक फ्रेंड भी था। कैलम एक वोदका की बड़ी बोतल भी अपने साथ लेकर आया था। इसका ये प्रोग्राम था कि ये लोग साथ में आज बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाले हैं, पूरी तरह से ड्रंक होने वाले हैं और पार्टी करने वाले हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, यानी कि फ्लैट पर पहुंचते हैं, कैली उस समय डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और अपना डिनर खा रही थी। वो कुछ चिकन नगेट्स खा रही थी। उसके बाद करीब शाम के 7 बजे इसका जो फ्रेंड था वो बालकनी में चला जाता है किसी काम से, या जो भी है फ्रेश हवा के लिए चला जाता है, जो भी था। इसके बाद कैलम और निकोला कैली को उठाते हैं, उसको उसके रूम में उसके डर्टी मैट्रेस पर छोड़ देते हैं। उसके बाद अभी भी उनका फ्रेंड उस घर में मौजूद है, भले ही वो बालकनी में था, लेकिन जो कैलम और निकोला थे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो रूम में फिजिकल रिलेशंस बनाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान जो कैली थी वो अचानक ही अपने बेडरूम में जोर जोर से रोने लगती है। अब जो कैलम और निकोला थे वो तो वैसे ही इसको देखकर बहुत चिढ़ते थे, कैली को देखकर चिढ़ते ही थे। उनको बहुत गुस्सा आता है कि इतने इंपॉर्टेंट काम के बीच में, यानी कि उनके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट काम था कि वैसे भी इनके लिए बच्चा इंपॉर्टेंट था ही नहीं, तो इतने इंपॉर्टेंट काम के बीच में कैली उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनको इंटरप्ट कर रही है। अब कैलम को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा कैली के बेडरूम में एंटर करता है और निकोला भी उसके पीछे पीछे जाती है। अब इस कमरे के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था इसके डिटेल्स हमको पता नहीं है, लेकिन जिस तरह की इंजरीज कैली के ऊपर आई थी जो कि बाद में पता चली, उससे पता चलता है कि कैलम और निकोला या तो दोनों ने या फिर कम से कम एक ने बुरी तरीके से कैली को पीटा था। और उसको पीटा इसलिए जा रहा था कि इनके फिजिकल रिलेशंस के बीच में उसने रोना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने उसके साथ क्या किया था ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उसको बुरी तरह पीटने के बाद ये लोग उसके बेडरूम से बाहर आते हैं और उसके बाद अपना काम जो उनका इंटरप्ट हो गया था उसको खत्म करते हैं। और तब तक इनका जो फ्रेंड था वो भी बालकनी से अंदर वापस आ गया था। इसके बाद करीब 10 मिनट बीत जाते हैं। 10 मिनट के बाद कैलम और निकोला वापस कैली के रूम में जाते हैं। शायद उनको पता चल गया था कि उन्होंने उसको बुरी तरीके से पीट दिया और कुछ ज्यादा हो गया है। इधर ये जो छोटी सी बच्ची थी 3 साल की, वो बुरी तरीके से पिटने के कारण बीमार हो चुकी थी। हर जगह वो वॉमिट कर रही थी और देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन इधर कैलम और निकोला दोनों ही उसकी परवाह नहीं करते। उनके मन में कोई भी सिंपैथी नहीं थी कैली के प्रति। कैलम बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना चाहता था निकोला की कि कुछ क्लीन अप करने में उसकी हेल्प कर दे जो वॉमिटिंग वगैरह इसने की थी। और इसके थोड़ी देर के बाद ही कैलम अपने फ्रेंड के साथ इस फ्लैट से बाहर निकल जाता है और चला जाता है। इधर अब जो निकोला और कैली थे वो इस फ्लैट में अकेले थे। जब कैलम चला जाता है तो ऐसा नहीं था कि उसके बाद निकोला अपनी बेटी का ध्यान रखती है। वो पूरी तरह से अपनी बेटी को इग्नोर कर देती है, उसके कमरे से बाहर आ जाती है, अपने कमरे में जाकर अपने फोन पर सोशल मीडिया में बिजी हो जाती है। उसको पता था कि उसकी बेटी बुरी तरीके से बीमार है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बदतर थी, लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल उसका ध्यान नहीं रखती। इधर रात के करीब 9:30 बजे जो निकोला थी उसने कुछ गूगल सर्चेस की थी, और ये जो गूगल सर्चेस थी ये सेक्सुअल नेचर की थी। अब इसका क्या मतलब है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसा इस केस के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो यही है कि सेक्सुअल नेचर की थी। यानी कि उस समय शायद वो कुछ पॉर्न वगैरह सर्च कर रही थी, अभी भी उसको ये सारी चीजें करने की पड़ी हुई थी। इसके बाद वो आराम से अपनी सेल्फीज लेती है और उनको ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। उसके बाद रात के करीब 10:30 बज जाते हैं। अब वो कैलम को कुछ मैसेजेस करती है। ये मैसेजेस ये थे कि आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे बीच में जो रिलेशनशिप बने वो बहुत ही अच्छे थे, आई लव इट एंड आई लव यू। और इस तरह के मैसेजेस लगातार ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे थे। एक मैसेज में ये भी लिखती है कि ओ जो कैली है वो अभी भी बहुत बीमार है, ये बस मैं तुम्हें बताना चाहती थी। यानी कि उसको कोई ज्यादा परवाह नहीं थी अपनी बेटी की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस वो इन्फॉर्म कर रही थी कैलम को कि वो अभी भी बीमार है। इसके बाद 19 मिनट और बीत जाते हैं। निकोला स्नैपचैट पर
अपनी एक पिक्चर शेयर करती है जिसमें वो अपने नेक पर पड़ी एक लव बाइट दिखा रही थी, यानी कि वो उसको फ्लॉन्ट कर रही थी। इसके अलावा वो एक इंटरनेट से इमेज भी डाउनलोड करती है जिसमें कि कोट लिखी होती है, आई वॉन्ट टू हिट समवन विद अ क्रोबार। यानी कि अभी भी उसका मन शांत नहीं हुआ था उस छोटी बच्ची को पीट कर, अभी भी वो किसी के ऊपर हमला करना चाहती थी। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमेशा गुस्से में ही रहती थी। फिर कुछ और समय बीत जाता है और इसके बाद वो कुछ बहुत ही कंसर्निंग गूगल सर्चेस करती है, और ये गूगल सर्चेस रिलेटेड थी इन्फेंट डेथ से, मिसकैरेज से, और इसके अलावा बच्चों से जुड़ी हुई बहुत ही जोखिम भरी बातों से। शायद उसको ऐसा लग गया था कि उसकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सारी सर्चेस करने के बाद वो आराम से अपने बेडरूम में सो जाती है। कैली को उसके हाल पर छोड़ देती है कि उसको जो करना है करे, वो अपने आप डील करेगी, और वो आराम से सो जाती है। उसके बाद निकोला अगले दिन सोकर उठती है आराम से, और अगले दिन क्या हुआ इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन करीब 11 बजे, यानी कि उस समय 9 अगस्त हो गया था, उस दिन 11 बजे निकोला एक 999 कॉल प्लेस करती है। इस कॉल पर वो बहुत ज्यादा फ्रेंटिक थी, वो बुरी तरीके से चीख रही थी और चिल्ला रही थी कि सेव माय डॉटर, शी इज नॉट ब्रीदिंग, आई थिंक शी इज डेड। तब ऑपरेटर निकोला से कहता है कि तुम शांत रहो और तुम उसको सीपीआर दो। फिर निकोला ऑपरेटर से कहती है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, यानी कि मैं सीपीआर दे रही हूँ, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। उसके बाद वो ऑपरेटर से बताती है कि वो, यानी कि उसकी बेटी ब्लू पड़ती जा रही है, और साथ ही इसने इस कॉल में ये भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी गिर गई है और उसका सर जोर से टकरा गया है और इसी कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा है। इसके 10 मिनट के बाद पैरामेडिक्स उस सीन पर, यानी उस घर पर पहुंच जाते हैं, और वो तुरंत ही निकोला के फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं। वो सीधे कैली की तरफ जाते हैं। वो पाते हैं कि कैली बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी और ना ही उसकी सांसें चल रही थी। वो सीपीआर देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद और ज्यादा पैरामेडिक्स अंदर जाते हैं, वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे कैली को बचाने के लिए, लेकिन ट्रेजिकली अब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो उसको नहीं बचा सकते थे। पता नहीं उसको मरे हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि कितना टाइम हो चुका था। और इस समय अब 3 इयर्स ओल्ड कैली को डेड घोषित कर दिया जाता है। जब इसको डेड घोषित किया जाता है तो तुरंत ही इस सीन पर, यानी कि क्राइम सीन पर, अब पुलिस आ जाती है और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जैसे ही वो इस घर के अंदर एंटर करते हैं, इमीडिएटली ही उनको बहुत सारे रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। जब पैरामेडिक्स यहाँ पर आए थे तभी उन्हें बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स नजर आ चुके थे ऑलरेडी। उन्होंने नोटिस किया था कि निकोला अपनी बेटी के पास भी नहीं जा रही थी। वो बिल्कुल भी एक कंसर्न्ड मॉम जैसी दिखाई नहीं दे रही थी। अगर और कोई मदर होती तो वो अपनी बेटी के पास बैठी होती, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा होता, रो रही होती, उसको होश में लाने की कोशिश कर रही होती। लेकिन निकोला ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उसने सीपीआर देने की कोशिश भी की होगी। उसके बाद निकोला ने अपनी फेक स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया था कि कैली एक चाइल्ड्स प्ले टेबल से नीचे गिर गई थी कुछ हफ्ते पहले, और इसके अलावा अभी हाल ही में उसको ठंड भी लग गई थी और शायद इसी कारण से उसकी मौत हुई होगी, उसका ऐसा कहना था। उसको लग रहा था कि उसकी इस फेक स्टोरी पर हर कोई भरोसा कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले कैली के बेडरूम में घुसे थे तो उन्होंने पाया था कि वो बेडरूम तो पूरी तरह से खाली था। उसमें कोई भी फर्नीचर नहीं था, केवल एक गंदा सा शीटलेस मैट्रेस वहां पर पड़ा हुआ था, वो भी जमीन पर। लेकिन इधर जो निकोला का बेडरूम था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था उसे देखकर कि इन्होंने हाल ही में मूव इन किया है इसलिए फर्नीचर नहीं ले पा रहे हैं। निकोला के बेडरूम में सब कुछ था, ऐशो आराम की हर चीज थी, केवल कैली का बेडरूम ही पूरी तरह से खाली था। उस पर कोई भी खर्चा, कोई भी एफर्ट्स नहीं किए गए थे। पुलिस वालों को ये सिचुएशन पूरी तरह से अलार्मिंग लगी। उन्होंने तुरंत ही निकोला को क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया। अब इस क्वेश्चनिंग के दौरान वो बहुत ज्यादा बकवास कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ उसने किया है उससे वो आराम से झूठ बोलकर बाहर आ जाएगी। वो लगातार यही कह रही थी कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ एक एक्सीडेंट है, उसकी मौत एक एक्सीडेंट है, और उसने अपने आप को खुद ही घायल कर लिया था, पता नहीं कैसे। लेकिन निकोला ने शायद ये नोटिस नहीं किया था कि पुलिस वाले उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसकी बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रहे हैं। उन्हें पता है कि उसने क्या किया है, उनको पूरी तरह से उस पर शक है। इसके बाद जब पुलिस वालों को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है कैलम के साथ, तो वो कैलम को भी इंटरव्यू के लिए लेकर आते हैं, और कैलम भी बहुत ज्यादा बकवास पुलिस वालों के सामने बैठ कर करता है। वो कहता है कि मैं तो प्रॉपर्टी पर भी नहीं था उस दिन, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो वहां रहता भी नहीं हूँ, मैं तो वहां पर था ही नहीं बहुत समय से, और इसीलिए इस केस से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है।
लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से ही निकोला पुलिस इंटरव्यू के दौरान अचानक से पलट जाती है। अब वो कैलम के बारे में बात करने लगती है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से कैलम से ऑब्सेस्ड थी। अब वो पुलिस वालों को बताना शुरू करती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है यानी कि कैलम, वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव है, और हो सकता है कि कैलम ने ही उसके पीठ पीछे यानी कि निकोला के पीठ पीछे उसकी बेटी को एब्यूज किया हो, उसके साथ मारपीट की हो। सच तो ये था कि इन दोनों में से जो निकोला थी वो कैली के प्रति ज्यादा एब्यूजिव थी। वो कैली के साथ हमेशा मारपीट करती रहती थी, लेकिन वो अभी चाहती थी कि कैलम के ऊपर सारे के सारे चार्जेस लग जाएं। हालांकि देखा जाए तो ये दोनों ही जिम्मेदार थे, लेकिन अभी फिलहाल वो कैलम को फंसाने की कोशिश कर रही थी। अब जब कैलम को इन एक्यूजेशन के बारे में बताया गया, तो अब उसने बताना शुरू किया कि जो निकोला है वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव है अपनी बेटी के प्रति, और बहुत ज्यादा नेग्लेक्टफुल मॉम है, जो कि पूरी तरह से सच था। उसने कहना शुरू किया कि ये निकोला की ही सारी गलती थी, उसने ही अपनी बेटी कैली के साथ ये सब कुछ किया है। अब पुलिस वाले काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि असल में किसकी गलती है, कैलम की या निकोला की। और उसके बाद एक हैरान कर देने वाला काम करते हैं पुलिस वाले, और वो ये था कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद, इंटरव्यू के बाद, पुलिस वाले कैलम और निकोला को बेल पर रिहा कर देते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब निकोला अपने घर वापस जाती है तो वो क्या करती है, वो अपना फेवरेट काम करती है। वो सोशल मीडिया ऑन करती है और कंटेंट बनाना शुरू कर देती है। और ऐसा नहीं था कि वो अपनी बेटी की मौत से जुड़ा कोई वीडियो बना रही थी कि वो एक बहुत ही दुखी मॉम है, दुनिया को बताना चाहती है, जताना चाहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सोशल मीडिया ऑन करती है, टिकटॉक ऑन करती है, उसका कैमरा ऑन करती है और डांस करना शुरू कर देती है। वो अपने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करती है डांस करते हुए। वो डांस चैलेंजेस कर रही थी और उनको लगातार टिकटॉक पर पोस्ट कर रही थी। इसके अलावा उसने एक मेकअप हॉल वीडियो भी टिकटॉक पर पोस्ट किया। वो अपनी बेटी की हत्या करने के बाद उस घर में एंटर हुई थी, और उसको बिल्कुल भी अपनी बेटी की अभी भी ना तो याद आ रही थी, ना उसके लिए कोई दुख हो रहा था। वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, शायद वो खुश थी कि उसको उसकी बेटी से छुटकारा मिल गया है। और वो अपने लेटेस्ट मेकअप परचेज से भी इतनी ज्यादा खुश थी कि उनको दुनिया को दिखाना चाह रही थी। अब इधर तो निकोला अपने वीडियोस पोस्ट कर रही थी टिकटॉक पर डांस वांस करते हुए, और इधर कैली की ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है। और तब पता चलता है कि जो इसकी इंजरीज थी, जो इसको चोटें लगी थी, वो बहुत ही सीवियर इंजरीज थी। कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं थी और ना ही एक जगह थी। उसके हाथों पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, यानी कि उसके हाथों की हड्डियां जगह जगह से टूटी हुई थी। उसकी जो रिब्स थी यानी कि पसलियां, उनमें से कई सारी पसलियों में फ्रैक्चर्स थे, यानी कि वो भी टूटी हुई थी। चेस्ट इंजरीज थी, स्टमक इंजरीज थी, यहां तक कि उसका जो एक लंग था वो कोलैप्स हो चुका था। इसके अलावा उसके राइट जॉ पर यानी कि राइट जबड़े पर भी एक बहुत सीवियर इंजरी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर या तो लात मारी गई है या फिर जोर से घूसा मारा गया है, यानी कि एक 3 साल की बच्ची के जबड़े पर लात या घूसा मारा गया था। इसके अलावा उसके जो लेग्स थे उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, जगह जगह से उसके पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी। और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात ये थी कि ये जो इंजरीज थी, वो ऐसा नहीं था कि सारी की सारी इंजरीज फ्रेश थी। उनमें से बहुत सारी इंजरीज पुरानी थी, यानी कि ये जो बच्ची थी इसकी कई सारी हड्डियां कई दिनों से टूटी हुई थी, उसके बाद भी इसका कोई इलाज नहीं हुआ था और ना ही इस पर कोई ध्यान दे रहा था। जब गिनती करके देखा गया तो पाया गया कि उसके रिब्स पर यानी उसकी पसलियों पर 20 से भी ज्यादा फ्रैक्चर्स थे। इनमें से 5 फ्रैक्चर्स कम से कम 21 दिन पुराने थे, यानी कि उसकी डेथ से 21 डेज पुराने थे। इसके अलावा इसके हाथों और पैरों पर जो फ्रैक्चर्स थे वो भी कम से कम 2 हफ्ते पुराने थे, उनमें से कुछ फ्रैक्चर्स। और सच तो ये था कि इसकी जो कुछ ब्रोकन रिब्स थी वो अपने आप ही हील होना भी शुरू हो गई थी। इसका मतलब था कि वो काफी पुरानी थी। लेकिन ये भी पाया गया कि जो हीलिंग चल रही थी, यानी कि जो इसकी पहले की ब्रोकन रिब्स थी, अब वो हील करने लगी थी, सही होने लगी थी अपने आप, लेकिन उनको दोबारा पीट कर तोड़ दिया गया था। उसका स्टर्नम भी फ्रैक्चर्ड था। इसका मतलब है कि उसके चेस्ट पर जोर से प्रेशर डाला गया था, जैसे कि कोई उसके ऊपर खड़ा हो गया हो या अपने दोनों हाथों से बुरी तरीके से उसके चेस्ट को दबाया हो, उसको सफोकेट करने की कोशिश की हो। जिस डॉक्टर ने इसकी ऑटोप्सी की थी उन्होंने बताया कि ये इस तरह की इंजरीज थी जो किसी को बहुत तेज किसी कार से टकराने पर हो सकती हैं, या फिर कम से कम 3 फ्लोर्स से अगर कोई आदमी नीचे गिरता है
कंक्रीट फ्लोर पर गिरता है, तब इस तरह की इंजरीज आती हैं। लेकिन कैली को पीट पीट कर ये इंजरीज दी गई थी, और ना सिर्फ एक दिन में बल्कि बहुत दिनों से उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, वो बहुत ज्यादा पेन में रही होगी, लेकिन उसका दर्द सुनने वाला, उसका इलाज कराने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। उसको तब भी लगातार पीटा जा रहा था। इससे ये भी साफ था कि उसकी एक ही दिन बुरी तरह से पिटाई नहीं की गई थी, बल्कि उसकी ये पिटाई इस तरह से होना बिल्कुल एक आम बात थी। अब चाहे वो अकेले निकोला करती हो या ये दोनों मिलकर करते हो। अगर हम कैली की कॉज ऑफ डेथ की बात करें तो वो ये थी कि इतनी ज्यादा पिटाई होने के कारण जो कैली का ब्रेन था उसमें स्वेलिंग होने लगी थी, उसमें सूजन आने लगी थी, और इसको बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो चुका था। ये भी पता चला कि इसके ब्रेन में भी दरारें पड़ने लगी थी, चोटें आने लगी थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि इसके सिर को पकड़कर जोर जोर से पटका जाता है। और इन सारी इंजरीज के होने के कारण और ब्रेन में सूजन आने के कारण अब इसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और फाइनली इसी कारण से उसकी एक ट्रेजिक डेथ हुई थी। अगर जिस दिन इन्होंने इसकी इतनी ज्यादा पिटाई की थी कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उस दिन भी अगर इसको मेडिकल केयर मिल जाती तो उसको तब भी बचाया जा सकता था। लेकिन ना तो इसकी माँ के पास इतना टाइम था, ना इसकी माँ मुझे लगता है इस लायक थी कि उसको ये हेल्प दे पाती, और फाइनली इस बच्ची की डेथ हो गई। आपको ये सीसीटीवी फुटेज याद होगी, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये इसकी मौत से कुछ घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज है। आप ये सोचिए कि इस फुटेज में भी इस बच्ची के हाथों में, पैरों में, रिब्स में फ्रैक्चर्स थे, उसकी बॉडी में सीवियर इंजरीज थी, लेकिन वो बस साइलेंटली सफर कर रही थी और किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। उसको पता ही नहीं था कि उसको हेल्प कैसे मांगनी है और किससे मांगनी है। अब जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, जैसे कि इसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, मुझे पूरा यकीन है कि आपका गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। निकोला और कैलम दोनों के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए, और अगस्त 2021 में फाइनली इनका ट्रायल शुरू हुआ। इस पूरे ट्रायल के दौरान ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहे, ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहे कैली की डेथ के लिए। जो निकोला का लॉयर था वो निकोला को एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही केयरिंग मदर के रूप में पेश कर रहा था। वो ये दिखा रहा था कि निकोला तो एक बहुत ही अच्छी माँ है, वो बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसकी एक गलती रही, यानी कि उसने एक एब्यूजिव मैन को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, उसके साथ रिलेशनशिप में आई, उसकी बस यही गलती है। उनका ये कहना था कि कैलम ने ही चुपचाप निकोला के पीठ पीछे कैली के साथ मारपीट की होगी और इसी कारण से उसकी मौत हुई है। लेकिन इधर जो कैलम का डिफेंस लॉयर था वो कैलम को बहुत ज्यादा इनोसेंट बनाकर पेश कर रहा था। वो ये कह रहा था कि वो तो प्रॉपर्टी पर रहता भी नहीं है, कैली उसकी बच्ची भी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो चुपचाप इससे कहीं मिलता हो, पीठ पीछे मिलता हो। वो हमेशा इसकी माँ के सामने ही उससे मिलता था, और उसके कारण इसकी मौत नहीं हुई है। ये लोग इसी तरह से एक दूसरे पर ब्लेम करते रहे, इसी तरह से ट्रायल आगे बढ़ता रहा। इधर आपको याद होगा जिस दिन कैली की मौत हुई थी उस दिन निकोला के घर पर कैलम का एक फ्रेंड भी मौजूद था, जिसको कैलम अपने साथ लेकर आया था। तो इसने भी स्टैंड पर आकर अपनी गवाही दी, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम की जानकारी नहीं दे पाया। उसने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि कैली के बेडरूम के अंदर क्या चल रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा, और मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि इन दोनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो बाहर उस समय बालकनी में चला गया था और मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। मैंने इन दोनों को ही कैली के कमरे के अंदर जाते हुए देखा था और बाहर आते हुए भी देखा था। अब जब ये ट्रायल आगे बढ़ा तो सबके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कि इन दोनों में से किसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जब ये ट्रायल खत्म हुआ तो ये पाया गया कि निकोला और कैलम, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कौन असल में गिल्टी है, इस कारण से इन दोनों को ही मर्डर का गिल्टी नहीं पाया गया। इनके ऊपर अब मैन स्लॉटर के चार्जेस लगाए गए, यानी कि गलती से किसी की हत्या हो जाना, उसके चार्जेस लगाए गए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है और एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। निकोला के ऊपर मैन स्लॉटर के अलावा चाइल्ड क्रूएलिटी के भी चार्जेस लगाए गए। फाइनली इन दोनों को ही सजा सुनाई गई मैन स्लॉटर के लिए। निकोला को 15 ईयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई और कैलम को 14 ईयर्स की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जिस समय क्राइम हुआ था इस समय 23 और 22 ईयर्स ओल्ड थे। इसका मतलब ये है कि अगर ये अपनी पूरी सजा भी काटते हैं, जो कि जनरली होता नहीं है, पहले रिलीज कर देते हैं वहां पर, तो जब निकोला रिलीज होगी तब उसकी उम्र केवल 38 ईयर्स होगी और कैलम की उम्र होगी 36 ईयर्स।
लेकिन अगर ये प्रिजन के अंदर वेल बिहेव्ड रहते हैं तो इनको पहले भी रिहा किया जा सकता है। तो एक 3 साल की बच्ची को पीट पीट कर मार देने वाली उसकी माँ और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएंगे, अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं। जो अपनी बच्ची के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाई उसकी माँ, अब वो जेल में अच्छा बिहेव करेगी और जल्दी बाहर आ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक बार फिर से शादी करेगी या फिर किसी रिलेशनशिप में आएगी, फिर से बच्चे पैदा करेगी और उसके बाद पता नहीं क्या करेगी, और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। अब लास्ट में हम कैली के बारे में बात करते हैं। कैली एक छोटी सी डिफेंसलेस बच्ची थी जिसको बचपन से ही पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया था उस समय को छोड़कर, जबकि वो अपनी नानी के और अपनी मौसी के साथ रहती थी। वो पूरी तरह से माल नरिश्ड थी। उसको समय समय पर बुरी तरीके से पीटा जाता था, उसको कोई इलाज नहीं दिया जाता था, और फाइनली जब उसकी इंजरीज खुद ही हील होने लगी थी, तब एक दिन फिर से उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया जैसे कि किसी कार एक्सीडेंट में किसी को चोट लगती है, और उसकी हील होती हुई बोन्स भी एक बार फिर से तोड़ दी गई। और उसके बाद भी कहा गया कि मर्डर का इंटेंशन नहीं था, शायद वो उस बच्ची को लेसन दे रहे थे प्यार से, और तब ये सब कुछ हो गया होगा, शायद कोर्ट को ऐसा लगा होगा। इनके जो टेक्स्ट मैसेजेस थे उससे ये चीज क्लियर थी कि कैली को लेकर इनके जो थॉट्स थे बहुत ज्यादा वॉयलेंट थे। यहाँ तक कि इन्होंने किलिंग को भी अपनी कन्वर्सेशन में मेंशन किया है। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने इन सारी की सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, इस केस को एक मैन स्लॉटर में बदल दिया, जबकि उसका मर्डर किया गया था, सबको दिख रहा था। खैर जो भी है, आप लोग बताइएगा कि इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।